टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी आपको कई सारी चीजें बताएंगी इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर के टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके तक, और इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस बार शो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और इससे कितनी आसान होगी करदाताओं की जिंदगी। प्रॉपर्टी पे लगता है टीडीएस, लेकिन कई बार आपको टीडीएस से मिल सकती है राहत। आखिर कैसे, बताएंगे इस शो में। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जीएसटी काउंसिल के अहम फैसलों से क्या हुआ सस्ता और महंगा और कारोबारियों को कितनी मिली राहत। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, क्योंकि अब इसकी तैयारी काफी जोर शोर से की जा रही है। हम आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आगे आ रहे होंगे, लेकिन इसमें काफी पेचीदगियां होती हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि हम अपडेटेड आईटीआर की व्यवस्था करेंगे। अब उस ऐलान को साकार कर दिया गया है, उसकी यूटिलिटी को भी जारी कर दिया गया है। तो गौरी, आपसे समझेंगे कि ये जो अपडेटेड आईटीआर है वो पहले से किस तरीके से अलग है और किस तरह से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए काफी आसान हो गई उनकी जिंदगी। जी लक्ष्मण, देखिए जो अपडेटेड आईटीआर है ये रिवाइज्ड रिटर्न से अलग है। तो हमें रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है दिसंबर तक, लेकिन ये मौका तो निकल जाता है। हर साल दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास कोई तरीका नहीं होता अगर आपने कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए। तो अब आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं 2 साल तक, अपनी एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक, जिसमें अगर आपसे कोई इनकम छूट गई है, कोई इनकम आपने रिपोर्ट नहीं की या कम रिपोर्ट की है, या लॉस आपने ज्यादा दिखा दिया है, डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया है, तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच ये है कि आप अपनी इनकम कम नहीं कर सकते, आपको ज्यादा ही इनकम दिखानी होगी। हालांकि ये कैच काफी महत्वपूर्ण है कि इनकम कम नहीं कर सकते, इनकम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेंगे तो जाहिर तो टैक्स की देनदारी ज्यादा बनेगी। तो क्या ज्यादा बनेगी तो क्या हमें पेनल्टी भी देना पड़ेगा इस पे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, ये भी एक कैच है। इस पे टैक्स की देनदारी तो जो बनती है वो बनेगी, इसके ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जो पेनल्टी है वो 25 और 50% रखी गई है। अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर इसको अपडेट कर देते हैं तो 25% पेनल्टी देनी है, और अगर आप 24 महीने 12 से 24 महीने के बीच में इसको अपडेट करते हैं तो 50% पेनल्टी देनी है। तो ये माना जाएगा गौरी कि जो पहले रिवाइज रिटर्न की व्यवस्था थी उससे आपको थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिलेगी। अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा और इनकम ज्यादा दिखेगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कम हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा नाइंसाफी है टैक्स पेयर्स के साथ। चलिए, लेकिन है एक व्यवस्था जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको आमदनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसा गौरी ने बताया। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बोकारो स्टील सिटी से हमारे साथ है मोहम्मद फिरोज साहब। फिरोज साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। बताएं क्या सवाल आपके पास? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने एजुकेशन टाइम से ही एनबीसी आवाज का टैक्स गुरु देख रहा हूँ सर। अब बहुत ज्यादा इससे मुझे फायदा भी हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखते हैं और हमारे चैनल से आपको फायदा होता है। यूं ही आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बताइए क्या उलझन है आपकी? जी मेरा उलझन है सर कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जी मेरा टैक्स कटा था, जो सैलरी से ही टीडीएस डिडक्शन हो गया था। 21-22 में भी सैलरी से ही टीडीएस समय पर काटा जाता था, जिससे मेरा टैक्स में कोई लायबिलिटी रहा नहीं, बहुत अच्छे से टैक्स कटा। ठीक है। बट इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे एम्प्लॉयर द्वारा। ठीक है। जिसमें से वो खुद कैलकुलेट करता है और टीडीएस मेरा नहीं कट पा रहा है सर। जबकि अप्रॉक्स 50,000 अराउंड मेरा लायबिलिटी होगी टैक्स की इस फाइनेंशियल ईयर में। तो टैक्स टीडीएस कट नहीं रहा है मेरे सैलरी से। तो उसी के लिए कि मुझे जानना है कि मैं कैसे अपने टीडीएस जमा कर सकता हूं या किसी तरह के फाइन से बच सकता हूं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने पहले टीडीएस कटता था, अब ऑटोमेटेड सिस्टम में टीडीएस नहीं कट रहा, लेकिन आप अपने टैक्स की देनदारी को लेकर जागरूक हैं। अब जानना चाहते हैं कैसे इसका भुगतान किया जा सकता है। गौरी, क्या होगा इनके लिए सुझाव? जी लक्ष्मण, देखिए वैसे तो टीडीएस काटना जरूरी है एम्प्लॉयर के एंड पे। तो पहले एम्प्लॉयर टीडीएस काटता था, अब नहीं काट रहा, तो ये एम्प्लॉयर की गलती है और एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना एडवांस टैक्स और
सेल्फ असेसमेंट टैक्स पूरा पे कर देते हैं। तो अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, जैसे आपने बोला आपकी 50,000 की लायबिलिटी है, तो वो 10,000 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है। एडवांस टैक्स साल में 4 बार जमा कराना होता है। आप वो एडवांस टैक्स अपना जमा कराइए और जब रिटर्न भरने बैठेंगे और तब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी, जो एग्जैक्ट टैक्स होगा, वो जो आपका बैलेंस बचेगा जो आपने एडवांस टैक्स में जमा नहीं कराया अगर 31 मार्च तक, तो वो आप बैलेंस पे कर दीजिएगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि टीडीएस काटे, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको काटना चाहिए। इसमें एडवांस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की नहीं होती है इसमें? देखिए, एडवांस टैक्स तो एम्प्लॉय खुद जमा करता है। अच्छा। लेकिन एडवांस टैक्स कौन जमा करता है? जैसे किसी का अपना बिजनेस है, अपना प्रोफेशन है और 10,000 से ज्यादा की लायबिलिटी बनती है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना है। सैलरी वालों को ज्यादातर एडवांस टैक्स पे करना नहीं होता क्योंकि एम्प्लॉयर टीडीएस काट देता है। लेकिन इनके केस में एम्प्लॉयर क्योंकि टीडीएस नहीं काट रहा, इसलिए मैंने कहा कि आप एडवांस टैक्स जमा कर दीजिए। हालांकि फिर भी एहतियातन आप एक बार अपने एम्प्लॉयर से बात करिए और समझिए इस चीज को, और फिर जैसा कि गौरी ने बताया आप अपना एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से, मयंक सोमानी जी। मयंक जी नमस्कार। नमस्ते लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? हेलो गौरी मैम। हेलो। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बताएं क्या सवाल है आपके पास? काफी सालों से सर आपका शो फॉलो कर रहे हैं और शरद जी और गौरी मैम से जो टिप्स मिलते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं। मेरा क्वेश्चन, एक्चुअली मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए मैंने आईटीआर फाइल किया था। इसके लिए मुझे 8 अप्रैल 2022 को एक अंडर सेक्शन 154 900 रुपए का डिमांड मिला है। तो ये जो 900 रुपए का पेमेंट है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो मेरे फॉर्म 26 AS में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब भी मैं रेक्टिफिकेशन फाइल करता हूँ ऑनलाइन पोर्टल में, तो वो मुझे अभी भी बताता है कि मेरा जो डिमांड है 900 रुपीज का वो स्टिल पेंडिंग है। अच्छा। तो इसके लिए मैंने काफी ग्रीवेंसेस भी रेज किए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया अभी तक। ठीक है, तो देखिए, जब आप अपना पोर्टल खोलेंगे तो उसमें आपकी कंप्लायंस में एक डिमांड 900 रुपये की आपको पॉपअप करके दिखाएगा और उसमें 3 ऑप्शंस दिखाएगा कि आप इस डिमांड से अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं या पार्शियली अग्री करते हैं। तो आप उसमें डिसअग्री को सिलेक्ट करके अपना जो 26 AS है उसको अपलोड कर दीजिए और रिमार्क्स के कॉलम में एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये डिमांड आपकी आई थी और आपने इसको पे कर दिया है, अब आपकी कोई डिमांड खड़ी नहीं है। और अगर तब भी सॉल्व नहीं होता, वैसे मेरे हिसाब से अगर आप वहाँ पे डिसएग्री कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होता तो एक बार पर्सनली जाके अपने असेसिंग ऑफिसर को मिल के आइए और उनको बताइए कि ये परेशानी आ रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, उसको डिमांड को आप डिसएग्री करके 26 AS अपलोड कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो 26 AS अपलोड करिए, डिमांड को डिसएग्री करिए, बहुत हद तक संभावना है कि आपकी समस्या सुलझ जाएगी। नहीं हुआ तो फिर आप टैक्स गुरु को लिखिएगा, हम आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं उदयपुर, जहां से नाथूलाल लोहार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नाथूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है। पहला सवाल बताइए, फिर बाकी सवाल का भी जवाब एक एक करके देंगे। पहला सवाल क्या है आपका? सर पहला, मैंने एक तो अपने पोती के अकाउंट में सुकन्या समृद्धि में 1 लाख रुपए जमा कराए। ठीक है। तो उसका मेरे को मतलब वो रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा। दूसरा, मेरा पेंशन से इनकम है और एफडी से इनकम है करीब करीब। पेंशन से तो मेरी 46-47 हजार इनकम है, एफडी से 1,20,000 के करीब इनकम है सर। और स्टॉक मार्केट से मेरे को मतलब 2-2.25 करोड़ का मतलब टर्नओवर है, जिसमें 80 लाख का नॉन डिलीवरी है, मतलब जो मतलब एक दिन रख के बेच दिया इस तरह से है, जिसमें 70 का लॉस आया हुआ है, 70 लाख हजार का। और बोनस प्लस सैलरी मेरे को कंपनी को रिटायरमेंट के बाद में मुझे 1,13,349 रुपए मिले हैं सर। तो मेरे को कौन सा आईटीआर भरना है और इसमें रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या है? आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है कि आप ग्रैंड डॉटर के लिए अकाउंट में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप पैसा यहाँ पे जमा करते हैं 1 लाख रुपए। यहाँ पे क्या होगा, पूछने टैक्स रिबेट मिलेगा इनको? देखिए, जो ये आपकी स्कीम है SSY स्कीम, इसमें जो नेचुरल गार्डियन होता है यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अकाउंट खोल सकते हैं और उनको रिबेट मिलता है। तो आप नेचुरल गार्डियन नहीं है अपनी पोती के, तो आपको ये ना आप ये अकाउंट खोल सकते हैं ना आप इसकी रिबेट ले सकते हैं।
कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, तो जो लीगल गार्डियन है वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, या कोई भी और लीगल गार्डियन है, तो उस केस में वो अकाउंट खोल सकते हैं और रिबेट ले सकते हैं। तो यहाँ ये तो बात हो गई आपकी SSY स्कीम। इसमें गौरी, अगर इन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं पैसा, तो उसके केस में क्या होगा? इनको टैक्स रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, अपनी अगर पोती के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो ये तो हो गया गिफ्ट, अपनी पोती को गिफ्ट हो गया, तो इस पे तो कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं। अब या अपने बेटे के अकाउंट में जमा कर दिया तो भी गिफ्ट हो जाएगा, और बेटा SSY स्कीम में जमा करेगा तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं, जो SSC हैं हमारे, उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको जब तक आप लीगल गार्डियन नहीं है, आपको ये लीगल गार्डियन या नेचुरल गार्डियन नहीं है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब दूसरा सवाल इनका था कि इनको जो पेंशन मिलता है और जो FD से इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स की देनदारी क्या होगी? देखिए, इनका सवाल है कि इनको पेंशन मिलती है, FD से इंटरेस्ट आता है, साथ ही इनकी शेयर मार्केट से काफी कमाई है, जिसमें इनकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम भी है और इनकी बाकी ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब नॉन डिलीवरी जो आपने बोला वर्ड यूज किया, तो वो स्पेक्युलेटिव माना जाता है, उसमें आपका वो बिजनेस इनकम माना जाता है। तो उसके लिए आपको ITR 3 ही भरनी होगी, और क्योंकि आप ट्रेडिंग भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको भी आप कैपिटल गेन ना मान के आपको बिजनेस इनकम मान लेना चाहिए। तो आपके लिए ITR 3 है। ITR 3 भरें तो मुझे लगता है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी टैक्स की बारीकियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, चलते हैं दिल्ली। अगला सवाल हमारे पास आया सुधीर कुमार गांधी जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये प्रोग्राम बहुत सालों से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक लखोटिया जी आया करते थे बहुत पहले, तब से देख रहा हूँ, मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। खैर चलो, अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ। नहीं, आप लोगों का ये फीडबैक हम लोगों का हौसला काफी बढ़ाता है। आप हमारे शो को देखते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए। ये प्रोग्राम आपसे पहले एक मैडम प्रेजेंट किया करती थी। जी, सवाल क्या आपके पास? हाँ, सवाल ये है कि मैंने जून 2021 में अपनी एक शॉप बेची थी, तो उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो मैंने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो, लेकिन उसके बाद मैंने एक दूसरी जगह शॉप में की पेमेंट की है, लेकिन उसकी अभी सेल डीड हुई नहीं है। अच्छा। और वो जो ओनर है वो कह रहा है कि मैं अक्टूबर नवंबर में करूंगा सेल डीड, और इधर रिटर्न भरने की डेट आ रही है। तो उसको मैं कैसे मतलब अपना वो गेन टैक्स। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, अपनी शॉप बेची है, तो आप सेक्शन 54F में फॉल करेंगे, जिसमें अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कवर किया जाता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या बॉन्ड्स खरीद लीजिए। तो आपने ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, ना ही आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं। रादर देन कि ये दोनों चीजें आप करते, आपने कोई एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली है। तो ये आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले डीड कंप्लीट होती है नहीं होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी इन्वेस्टमेंट ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में है ना बॉन्ड्स में है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आपके पास टैक्स बचाने का तरीका ये था कि आप विद इन 2 years ऑफ सेल आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते, या विद इन 3 years आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते, या आप 5 साल के लिए जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा लगा देते, और जब तक आप ये प्रॉपर्टी खरीदते या आप कंस्ट्रक्ट करते, उस पैसे को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराते। तो ये प्रक्रिया थी जो आपको फॉलो करनी थी, जो आपने नहीं किया। और इसके अलावा आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, तो आपको टैक्स देना होगा। जो भी कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो रिटर्न में आप शो करें और उसको जमा कराएं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर टैक्स की देनदारी आपकी बनेगी। हाँ, समय रहते अगर कदम उठा लिया होता तो शायद कुछ आपको राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखती है। इसीलिए कहता हूँ टैक्स गुरु देखते रहिए, हम लोग
लोग समय समय पर आपको कई सारी बेहतरीन जानकारी देते रहते हैं टैक्स बचाने के लिए। अगला सवाल लेते हैं जोधपुर से। हेमराज टुटेजा जी का सवाल आया है। दरअसल इनको एक प्लॉट मिला था नीलामी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से, और उन्होंने घर बनाया, और 2004 की बात ये है, और ये घर और प्लॉट कह सकते हैं कि इनके और इनके पत्नी के नाम है। अब इसे बेचने जा रहे हैं, और बेचने पर इनको 60 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो जानना चाहते हैं क्या 1% TDS जमा कराना होगा? गौरी, क्या सुझाव है? देखिए, इसमें इनकी जो प्रॉपर्टी है 60 लाख की प्रॉपर्टी है। ये 60 लाख की प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है, तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि 50-50% दोनों के नाम पे है तो 30-30 लाख हो गया। तो TDS आपको तब काटना होता है जब आपकी जो वैल्यू है वो 50 लाख के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हम पर SSC देखेंगे, पर SSC ये 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, तो जो 1% TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है वो आपकी नहीं बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पे खुश रहिए, आपके ऊपर TDS की देनदारी नहीं बनती, क्योंकि ज्वाइंट नेम पर प्रॉपर्टी है, और जैसा कि गौरी ने कहा इसको आधा आधा बांट देते हैं तो 50 लाख से नीचे रहता है। क्यों? ये लॉजिक है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे TDS देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलते हैं मुंबई, जहां से महेंद्र निशार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं महेंद्र निशार बात कर रहा हूँ जी। सर, मैं आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, नॉलेज मिल रहा है सर। आप बहुत सरल भाषा में समझाते हो जी, इससे बहुत छोटे से धन्यवाद। छोटे आदमी को भी इनकम टैक्स का नॉलेज मिल रहा है सर। यही हमारी कोशिश भी है। सर, मेरा एक प्रश्न मैडम से ये था कि मैंने 90 के दशक में मैंने एक मुंबई में रूम ली थी। 2005 के आसपास वहाँ पे SRA की बिल्डिंग बन गई है। हमको बिल्डिंग में 225 स्क्वायर फीट की जगह मिली है। ठीक है। और वो जगह का बिल्डर ने करारनामा बनाया है, एग्रीमेंट नहीं बनाया है। आज की तारीख में वो फ्लैट की कीमत 28 से 30 लाख के आसपास रहे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी अगर मैं फ्लैट ये बेचूंगा अगर, तो मुझे उसमें अमाउंट में पूरे पे कैपिटल गेन लगेगा कि 2001 की कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स का फायदा मिलेगा? कोई लोग बोलते हैं इसका वैल्यू 0 है, तो मुझे वो जरा समझना था। ये काफी कई लोगों के उलझने होती हैं, कॉस्ट इंडेक्सेशन जो है और क्या वैल्यू है, किस पे टैक्स लगेगा, बहुत उलझन होती है। गौरी थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में, क्या मामला क्या है? बिल्कुल, इनका जो सवाल है, इनको 2001 का जो वैल्यू है, 2001 में जो उसकी FMV थी उसके ऊपर इंडेक्सेशन करके जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो आपका माइनस होगा सेल में से। यानी कि सेल अगर आपने जैसे 28 लाख की है और 2001 में इसकी FMV 20 लाख की थी या 15 लाख की थी, तो जो बीच का जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और ये लॉन्ग टर्म आपका आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कई साल पहले, 2 साल में ही प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो आपकी तो ये कई साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो 20% है। और बाकी जो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद टैक्स बचाने के तरीके हैं वो मैंने अभी बताए भी, और हम बताते रहते हैं कि आप उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, और इस तरह से आप अपना जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बचा भी सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि गौरी ने कहा, आप इस तरीके को अपनाएंगे तो ना सिर्फ टैक्स की देनदारी कम होगी बल्कि टैक्स बचाने के आपके पास कई सारे तरीके भी मौजूद हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझेंगे कितनी होगी रेंटल इनकम पर GST की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, पिछले दिनों GST काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, और ये फैसले सिर्फ कारोबारियों के लिए नहीं, आम कंज्यूमर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे सामान पर टैक्स की दरों में बदलाव किया गया, तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई तो कुछ चीज़ें महंगी हुई, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन अब एक जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो था ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए, क्योंकि ई-कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो गौरी, ये ई-कॉमर्स कारोबारियों को क्या माना जा रहा है? राहत दी गई है कि क्या, किस तरह के बदलाव किए गए? बिल्कुल राहत दी गई है, क्योंकि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि अगर वो महीने का 10-15 हज़ार रुपये का भी सामान बेच रहे हैं तो उनको GST में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो इसको अब हटा दिया गया है। अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। अगर आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहे तो आपको
रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आप अब कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन में तब जा सकते हैं जब आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी राहत दी गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, जो पहले नहीं थी। लेकिन ये जो राहत है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, वो खास सेगमेंट के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ जो इंट्रा स्टेट कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो नहीं है। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है। और अगर आप जैसे थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो छोटे कारोबारी हैं जिनकी टर्नओवर बहुत कम है, उनके लिए राहत है ये। हाँ, तो ये माना जाए कि छोटे कारोबारी ई कॉमर्स पे जाना चाहते हैं, ऑनलाइन सामान की खरीद बिक्री करना चाहते हैं, तो उनको एक राहत, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पहले की तरफ नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ी राहत है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं और जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लुधियाना चलता है, जहाँ से विपिन सेठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सेठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल आपके पास। मैं एक जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर हूँ और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंट की इनकम टर्नओवर टोटल मेरी 20 लाख से नीचे है। कब से है जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर आप? शुरू से ही। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जीएसटी से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं आपको? नहीं, मुसीबत ही है जी। मुसीबत हो गई? अरे वाह, क्या मुसीबत बताइए, हम बैठे हैं आपकी मुसीबत दूर करने के लिए, बताइए। हाँ, मेरी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंट समेत। रेंट अबाउट 60,000 है। क्या रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? ठीक है, देखिए आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और गुड्स के लिए तो वैसे भी हायर थ्रेशोल्ड है, तो आप लेकिन आपने क्योंकि जीएसटी नंबर लिया है, तो एक बार आप जब जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपको रेंटल इनकम आ रही है या आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपको ये जो रेंटल इनकम है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आ रही है तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और इसमें भी अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बदलाव किया गया है कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई बिजनेस हाउस लेता है तो उसमें लगेगा। तो मुझे नहीं लगता खैर आपका वो केस होगा। तो अगर आप बने उनसे पूछ ही लेते हैं। विपिन जी, ये क्या आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंशियल? कमर्शियल। देखिए, कमर्शियल पे तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो आपके पास क्योंकि जीएसटी नंबर है और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी से भी रेंट ले रहे हैं, तो जितना भी आपको रेंट आ रहा है उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और जीएसटी के बारे में काफ़ी बारीकियां पता चली हमारे सारे दर्शकों को। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़।